कि कोरोना पर काबू पा लिया गया, कोरोना यहाँ से चला गया। लेकिन अगर सिचुएशन देखी जाए, पीएसएल मैचेस की देखी जाए, तो उसमें पीएसएल मैच जो 6 हैं उसको मुलतवी कर दिया गया है, और उसमें जो पीसीबी है उसको खासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बाकी ममालिक के जितनी भी क्रिकेट एसोसिएशन उनकी जानिब से जितने प्लेयर्स आउट ऑफ कंट्री से आए थे, उनकी जो अपनी क्रिकेट की जो एसोसिएशन हैं, उनका कहना है कि पीसीबी ने एहतियात नहीं की, एहतियात का दामन नहीं थामा, जिसकी वजह से तकरीबन 6 से 7 केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और इस वजह से ही मैचेस पर पाबंदी लगा दी गई और मुलतवी कर दिया गया है। अल्लाह करे कि कोई इस तरह का प्लान कर लिया जाए कि कोरोना पर काबू पाया जाए, और ये मैच है ये इसी तरह का सिलसिला जारी रहे। पूरे पाकिस्तान में बहुत रौनक नज़र आ रही है, हर जगह महंगाई और बाकी जो मसाइल हैं लोगों के, उनसे दूर सिर्फ एक मैच ही है कि जो लोगों में एक कुव्वत, एक ताकत बख्श देता है। अगर वो भी बंद हो जाएंगे तो आवाम के कहाँ जाएगी। अगर और इसके बाद अगर हम सियासी सूरत की बात करें, सेनेट इलेक्शन की बात करें, तो सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए, और इनके साथ पीडीएम का जो बयानिया था उसको ये कहा जा रहा है कि पीडीएम के बयानिए को फौकियत मिली है, और वो फ्रंट फुट पर पीडीएम का जो बयानिया उसको लेकर आए हैं, और पीडीएम का बयानिया बिल्कुल ठीक है। अब पीडीएम के बयानिए में फजलुर रहमान साहब की बात करें, उनके बयानात की बात करें, उसमें मरीम नवाज साहिबा की बात करें, उनके जो अल्फाज हैं महकमों के खिलाफ, डिपार्टमेंट्स के खिलाफ, उस पर बात करें, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा बहुत दरमियानी रास्ता हमेशा इख्तियार करती है। जब ये कहा गया था पिछले दिनों में पीडीएम की जानिब से कि हम इस्तीफे पेश कर देंगे, हम इस्तीफे दे देंगे, तो सारी पार्टीज मान गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पर इस्तीफे नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो फिर भी सिंध में हुकूमत है, और जिस तरह सिंध में उनके पास हुकूमत थी, तो जरदारी साहब के जो फार्मूले हैं वो भी अब की बार कामयाब हुए, और सेनेट भी उनके अंडर में नजर आ रहा है हमें। और इसके बाद अगर थोड़ी सी सूरत हाल की बात की जाए, पिछली हुकूमतों में बात की जाए, कि यूसुफ रज़ा गिलानी के वही वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जिन्हें फारिग करने के लिए, जिन्हें कि वो आइन पर काम नहीं कर रहे, महंगाई पर काबू नहीं पा सक रहे, लाकानूनीयत इनके दौर में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक तहरीक शुरू की, और उस तहरीक के जो एंड था उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर जाना पड़ा, और उन्होंने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बिल्कुल कैपेबल इंसान नहीं है। लेकिन क्या वजूहत हुई कि अब की बार उसी बंदे को जिसको अदालतों से नाहिर कराया गया, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी जितनी जमातें हैं वो तमाम जमातें उनको जिताने में उनके साथ थी, और आज यूसुफ रज़ा गिलानी को बाहर निकालने वाले उन्हीं के इलेक्शन जीत की खुशी में मिठाइयाँ खा रहे हैं। यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि ये दोहरी पॉलिसी क्यों, आवाम के लिए क्यों नहीं इकट्ठे हुआ जाता। अभी भी हुकूमत और अपोजिशन महंगाई पर काबू पाने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन जिस तरह पंजाब हुकूमत में अगर सैलरीज की बात की जाए तो अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे हमें दिखाई देते हैं। कोई मुश्तरका इनका मफादात में से कोई बात हो तो ये दोनों पार्टियां हुकूमत और अपोजिशन हमें इकट्ठी दिखाई देती हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान, इन तीनों का इकट्ठे होना क्या सिर्फ उनकी मफादात की जंग थी या आवाम के लिए भी कुछ होगा, इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और खान साहब का ये कहना है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एतमाद का जो वोट है वो मैं लूँगा, तो एतमाद का वोट किस तरह वो लेंगे, यहाँ पर ये भी हम बात करेंगे कि जब 15 से 16 जो उनके अरकान हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले, कईयों के वोट गलत हो गए, कईयों को तरीक़ेकार ही नहीं पता चल रहा था, और उसके बाद जो वीडियोज़ लीक हुई हैं उससे भी पता चल गया कि ये वोट किस तरह ज़ाया हुआ है और इसके पीछे वजूहत क्या हैं, इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक अब तलवार लटक रही है। क्या इलेक्शन कमीशन जिस तरह जब शहबाज शरीफ साहब सेनेट के इलेक्शन में आके वोट कास्ट कर रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जिस तरह उठ के उन्हें मिल रहे थे, सादिक साहब को मिल रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को मिल रहे थे, तो क्या ये फैसला कर पाएंगे? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो उनके बेटे की वीडियोस लीक हुई हैं, क्या इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा? और क्या सिर्फ हम इलेक्शन कमीशन की तरफ ही देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन आया एक्शन लेता है या नहीं लेता, या हमेशा की तरह आवाम को अदालत के थ्रू जाना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन में अपना केस सबमिट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो ये ज्यादती हो रही है इसको ख़त्म किया जा सके? तो खान साहब ने अपने बंदे तो अभी तक फारिग नहीं किए, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वो अभी तक करीबी ज़राए से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अपने बंदों को फारिग नहीं किया जा रहा खान साहब की तरफ से, क्योंकि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो लेना है
इस वजह से अभी अपने बंदों को फारिग नहीं किया जा रहा। अगर उन्हें फारिग कर दिया गया तो असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो वोट्स हैं वो खान साहब को नहीं पड़ेंगे। और खान साहब ने भी ये बड़ी खुली बात कर दी है कि अगर मुझे वोट ना मिले तो मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा। तो क्या खान साहब करना क्या चाह रहे हैं कि अगर मैं नहीं खेलूँगा तो कोई भी नहीं खेलेगा? इसके ऊपर भी यहाँ पर बात करेंगे। मैं अपना वक्त बचाते हुए अपने गेस्ट की तरफ आता हूँ, जो किसी भी तारफ के मुहताज नहीं है। सबसे पहले वन एंड ओनली, जिनके फैमिली बैकग्राउंड माशाल्लाह सहाफत से और सियासत में क्या हो रहा है, कौन अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कौन पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा है और कौन पाकिस्तान से अपनी जेबें भर रहा है, उनके खजाने खाली कर रहा है, बहुत बारीक नज़र, बहुत करीब से जो देखते हैं फैसल शामी साहब, वो भी हमारे से मौजूद हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका। उसके साथ साथ अगर हम कानून की बात करें, कानून की बालादस्ती की बात करें, अदलिया की बात करें, वकला बरादरी की बात करें, तो हर जगह ये कहा जाता है कि अगर कोई गरीब बंदा उसने अपना केस लड़ना है तो उसके पास तो पैसे ही नहीं है कि वो जज के पास जा सके। तो हमेशा वकला बरादरी, वकला गलती करते हैं, हमें दिखाई देते हैं मीडिया स्क्रीन पर, आप देखते हैं। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा हिस्सा खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट में सारे लोग ही खराब हैं। 500 मिलियन कभी भी बराबर नहीं होती। तो अब की बार जो यूथ वकला के अंदर आई और जो पंजाब बार काउंसिल की जो सीट जिन्होंने विन की, उनकी टीम में से आबिद इसरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बरीक बानी से देखते हैं। शमी से पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। अगेन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। सर, सेनेट इलेक्शन आपने बिल्कुल देखा, सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ, लोगों की वफादारियाँ खरीदी भी गई, बेची भी गई। तो अब आप क्या समझते हैं कि खान साहब को जिन बंदों ने, जो उनके MNAs हैं, उन्होंने वोट नहीं किया, क्या उनको निकाल देना चाहिए या वेट करना चाहिए कि ताकि वो, अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देते तो तब उनको निकाला जाए? शाम साहब। देखें, सेनेट इलेक्शन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हॉर्स ट्रेडिंग की रिवायत बरकरार रही। और आप जो यकीन कह रही हैं, खान साहब को शायद पहले ही खदशा था कि वो इसलिए शोर गुजार थे कि ओपन बैल्टिंग वोटिंग होनी चाहिए, ओपन वोटिंग ना हो, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि उनके जो है बहुत से जो घोड़े जो वो भाग जाएंगे मैदान से। और इसमें देखें कि 6 वोट ज़ाया हुए और 16 जो उनके मेंबर जो हैं समझ लें कि वो स्लिप हुए हैं। अब ये हर दौर में होता है कि पहली दफ़ा तो कोई नहीं हुआ कि नई बात तो नहीं है कर, क्योंकि सियासत है, पाकिस्तान की सियासत। यहाँ पर तो आपको पल भर का नहीं पता, दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता। यहाँ रातों रात आप बाहर से वज़ीरन ला के मुसलत कर सकते हैं। ये तो फिर छोटा सा सेनेट इलेक्शन है बस। तो अब ये देखें ना, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना कोई ज़रूरी नहीं है खान साहब के, वो उन्होंने सिर्फ अपना मतलब करने के लिए किया, अपनी दिल के अंदर अनाज की तस्कीन के लिए कहते हैं। हाँ जी, क्यों देखें ना कि उनको जिन्होंने नहीं डाला वोट, वो अब खुफिया वोट थी, क्योंकि खुफिया वोटिंग में आपका एक पर्दा, एक प्राइवेसी होती है। अब आप ओपन वोट लेंगे तो हो सकता है कि वो आपको वोट डाल दें, आपको पता ही ना लगे, शो ही ना हो, आप अपनी तरफ से बना के बैठे जी होंगे, हम पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। चोरी जिसने करनी है, चोर को भी पकड़ा भी गया, चोरी करके। नवाज शरीफ साहब के दौर में याद होगा आपको, एक दफ़ा हुआ था, वजीर उनका हाथ में वोट लेना, हाथ में दिमाग था। तो इसी तरह उन्होंने ओपन वोटिंग में 2 दरवाजे रख दिए थे, एक मियाँ साहब के हक में था और एक दूसरी तरफ से उनके खिलाफ था। उसमें भी उनके बहुत से थे, मतलब मई अख्तर खान साहब थे, दूसरे बहुत से थे जिन्होंने वोट डालने आए नहीं थे। अब या तो इसमें ये ना, इनको ओपन तो है कौन से बंदे, अब वो अगर निकाल भी दें तो कैसे निकाल सकते हैं अभी, क्योंकि उनके खिलाफ पूरा पार्टी है, उन्होंने डिसिप्लिन को तोड़ा। सबसे पहले तो उनको ढूंढना पड़ेगा कि बंदे हैं कौन, क्योंकि हवा में तो बातें कर दें बड़ी, ये फलाम बंदे, जब तक एक सबूत आपके पास कोई ना चीज़ ना हो। लेकिन बहुत से कह रहे हैं कि वीडियोज भी हैं उसमें, और वो दूसरा बैलेट पेपर का जो इशू होता है उसका बाकायदा एक नंबर होता है, जिस नंबर के नाम से इशू हुआ है वो भी एक प्राइवेसी है, वो भी आप उसको देख सकते हैं अगर आप उनको हुकूमत का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खान साहब ने खुद भी कहा था कि 65 से 70 करोड़ रुपए की जो सीट्स है वो बिक रही हैं, और जिनका नाम साहब ने कहा था, खान साहब ने 50 करोड़ रुपया दिया था मेंबरों को अपने, किस वजह से दिया था? अब उनको तो सारी गवर्नमेंट में, हालांकि गवर्नमेंट देखें बिल तो सेनेट इलेक्शन गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अब नंबरिंग ऐसी हुई है कि अब मिली जुली है, नीचे हुकूमत के खिलाफ पीडीएम सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं। अब देखें, अगर गिलानी साहब का इलेक्शन था, उन्होंने पूरा अपना पीडीएम ने जोर लगा दिया, जरदारी साहब ने कह रहे थे, और शहीद खान अब्बासी साहब ने भी इलेक्शन से एक दिन पहले इसका बयान आ गया थी, हम 100% जीत चुके हैं। जबकि खान साहब कह रहे थे और ये सारे कह रहे, शेख रशीद साहब भी और फिरदौस अवान साहिबा भी कह रही थी कि जी हम जीतेंगे, हमारा जो है गिलानी, क्यों गिलानी साहब की सीट हालांकि एक सीट है, बाकी भी बेशुमार सीटें, लेकिन वो सीट उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया।
अब अगर क्यों गिलानी साहब पहले भी मतलब अपनी बात की वजह पाकिस्तान ने फिर उनका तजर्बा भी है, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहब है उनके साथ असेंबली कौमी स्पीकर कौमी असेंबली के स्पीकर भी रहे, और उसके बाद उनका एक तवील तजर्बा उनका है, और उनकी नाहली भी हुई थी। 30 सेकंड का अदालत का कैदी मतलब उनको बनाया गया, 30 सेकंड में उनका पूरा फ्यूचर तबाह हो गया, लेकिन वो टाइम निकल गया। और ये वही बात है ना पाकिस्तानी सियासत में, देखें काल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त काल के दुश्मन। और अब कह रहे हैं कि गिलानी साहब जो हैं वो सुना है कि उनको चेयरमैन सेनेट के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और साथ ही गिलानी साहब जो हैं उनको भी याद होगा जब नून लीग लास्ट टाइम गवर्नमेंट से सेनेट इलेक्शन हुए तो जरदारी साहब ने ही गेम की थी, गेम करके उनको साजिद संजानी साहब को सेनेट का चेयरमैन बनवाया। अब फिर चेयरमैन के उम्मीदवार साजिद संजानी साहब, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं। अब इनका गवर्नमेंट का की तरफ से है, लेकिन देखना तो ये है ना कि ऑपोजिशन की तरफ से आपको किसको कैंडिडेट लेके आते हैं और तो जितवाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्यों खिचड़ी तो पक गई है, शुरू हो गई है, एक जैसे पहले थी थोड़ी पकी लेकिन ज़्यादा पक गई, सामने एक चीज सामने हर चीज ओपन हो गई। अब वो निकालें या ना निकालें उनको वेट करना चाहिए, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो अपोजिशन वाले, अब जैसे कि बिलावल साहब ने भी कहा कि आप नहीं हम बताएंगे तो एतमाद कब होगा, तो अब ये तो अपोजिशन का काम है उनके करेगा, अगर ये लेते भी हैं तो क्या पता उनको लेने भी देने पार्टियां। शाहज़ाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बेसिकली अगर सैनेट इलेक्शन की बात की जाए, हफीज शेख को जो खड़ा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने रहनुमाएं जो सीनियर हैं, जो 23 24 साल से जद्दोजहद में खान साहब के साथ है, उनका ये कहना था कि हम भी ये खुश नहीं थे कि हफीज शेख ऊपर से आए और आगे वो खजाना की सीट पर भी वो बैठ गए, उसके बाद सेनेट इलेक्शन में भी उन्हीं को प्रमोट किया गया। तो क्या अगर हफीज शेख साहब की जगह किसी और बंदे को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने के बंदे उनको खड़ा किया जाता, उन्हें इलेक्शन के लिए आगे इलेक्ट किया जाता, तो आप क्या समझते हैं कि रिजल्ट चेंज होने थे? अब देखें ना, ये तो हमारी रवायत रही है, रातों रात यहाँ पे फैसले मतलब एक मुसलत कर दिए हैं। अब कभी शौकत अजीज साहब को बाहर से ले आते हैं, कभी साहिबान साहब को कहते हैं, कभी को पैराशूट, ये बल्कि इमरान खान साहब ने तो कहा था मैं पैराशूट लूंगा ही नहीं। अब हफीज शेख साहब या कोई और होता शायद जीत जाते, लेकिन इस वक्त उनके पास एक समझ लें कि वो फिर टिकटें मिलती हैं करोड़ों में सेनेट की, अब यहाँ टिकट आम बंदे को मिल नहीं सकती, अब उसको मिलनी है जिसने पार्टी के लिए कुछ फंड देना, डोनेशन देना, कुछ करना है, सारा कुछ करना है, तो उसको मिलती है। हफीज शेख साहब ने अब ज़्यादा दे दिए होंगे तो उनको टिकट मिल गई, लेकिन उनकी मुखालफत है और यही मुखालफत उनको लेकर डूब गई। अगर शायद कोई और उम्मीदवार अच्छा होता, बेहतर होता, तो शायद वो जीत जाता। शाहज़ाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपसे मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपसे खान साहब का ये कहना था कि अगर 4 बंदे मेरे खिलाफ खड़े हो गए तो मैं अपनी सीट से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अब की बार 4 बंदे तो उनकी अपनी पार्टी में से निकल के उनके खिलाफ, बल्कि 4 से ज़्यादा भी खड़े हो गए हैं। तो उसके ऊपर अब खान साहब आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेटेजी खान साहब की क्या होनी चाहिए? और इसके बाद मैं आइन के मुताबिक, आइन क्या कहता है इसके ऊपर, वज़ीर आज़म पर, सेनेट इलेक्शन पर, और जो ये मेंबरान को निकालने की बात चल रही है, इस पर मैं बात करता हूँ। आप ये बताइएगा कि जो 4 बंदों का कहा गया था खान साहब की जानिब से कि अगर वो खड़े हो गए मेरे खिलाफ आ गए तो मैं जगह छोड़ दूंगा, लेकिन अपने ही बंदे अब की बात उनके खिलाफ आ गए, जिस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? हाँ सर। बहुत शुक्रिया फैजान भट्ट साहब। पहली बात तो ये है कि अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तानी तारीख में जो कि बहुत मजलूम है, बहुत मजलूम है। प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद हाथ बंधे हुए हैं, पाँव बंधे हैं, सब कुछ बंधा हुआ है, मासिवाए जुबान की, जुबान बहुत ज़्यादा चल रही है। अब बात ये है कि इनको सम टाइम ये पता नहीं चल रहा होता है कि मैंने बात क्या करनी है, और फिर नागनानी बात वो क्या लेते हैं और उनके गले पड़ जाती है। देखिए, किसी का खड़े होना, किसी को आप कैसे रोक सकते हैं, ये पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स को अगर हम लोग देखें तो शुरू दिन से लेकर आज तक ऐसे होता है। अगर कोई उठ के सामने आ गया तो खान साहब को देखना चाहिए कितनी बार। अब फिर लोग ये जो तबसरा कर रहे हैं कि खान साहब यू टर्न ले लेते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर ठीक है ये जो तबसरा है। अब मैं ये कहूँगा कि खान साहब ने इस तरह से बात की है तो ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है। सेनेट इलेक्शन भी हो गए थे, सेनेट इलेक्शन होने के बाद खान साहब का इस तरह से मीडिया पे आके एक स्पीच करना कौम के साथ, मैं ये समझता हूँ ये बेईमानी थी, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। अब अगर खान साहब ने किया तो ये इसका जवाब भी खान साहब ही देंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अब जो ये इलेक्शन, और इसमें ये कहा जा रहा है सेनेट इलेक्शन के बाद के खान साहब को चाहिए कि वो अपने बंदे निकाल दें, वो जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो आइन क्या कहता है सर? साहब आप माशाल्लाह आइन के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे। आइन क्या कहता है कि क्या जिन मेंबरान ने वोट नहीं दिया, कास्ट नहीं किया,
उनको निकाला जा सकता है, ये उनकी मर्जी है। आइन उन्हें इजाज़त देता है कि अगर वज़ीर आज़म उनके मुताबिक काम नहीं कर रहा, वज़ीर आज़म, क्योंकि MNAs ने खुद अपने हल्के में जाना है, ग्राउंड रियलिटी में उतरना है, लोग उनसे पूछ रहे हैं महंगाई पर, तो अगर वो वोट नहीं देते इमरान खान साहब को, तो क्या इमरान खान साहब के पास आइन के मुताबिक भी ताकत है कि उनको निकाल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेसी की बात करें, जिस कानून की हम लोग बालादस्ती की बात करते हैं, उसके अंदर तो ऐसे खान साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो निकाले उनको। पार्टी में से निकाल सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि जनाब आप इस्तीफे दे दें, इस तरह की बातें इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन अलबत्ता ये है कि यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पर कानून की बालादस्ती है नहीं है। अब रही बात ये कि खान साहब ने जब ये बात कह दी है कि मैं इनको निकाल दूंगा या ये निकल जाएंगे या इस तरह की बात है, और उसकी बाबत आके उन्होंने आके कह दिया कि हम लोग जो है अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मैंने ले। अब असल बात ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है क्या? क्या ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये खान साहब खुद भी कह सकते थे, या इसकी बाबत जो है ऑपोजिशन को आना चाहिए था? इसका प्रोसीजर क्या है? अब क्या जब ये सेनेट इलेक्शन हो गए, इसके बाद क्राइटेरिया क्या है, कौन बनेगा, किसके इलेक्शन अब दोबारा से होंगे? पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 60 की हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जब सेनेट बन जाए, इलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद पहली मीटिंग के अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात करें, उनका इंतखाब किया जाना है। अब डिप्टी चेयरमैन और उनका इंतखाब होगा, उसके बाद खान साहब ने उससे भी पहले एक और पंगा जो बीच में डाल दिया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, कि पहले मैं वो ले लूं। ठीक है। अब बात ये है कि कानून यहाँ पर पहले से मौजूद है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें, किन लोगों के बारे में आ सकता है और किन लोगों के बारे में नहीं आ सकता। दो लोगों के बारे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। एक चीफ मिनिस्टर की बात करें, आर्टिकल 136 की बात करें तो उनके खिलाफ आ सकता है, और दूसरा जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आर्टिकल 91 के तहत प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनके खिलाफ आ सकता है। अच्छा, अब इसका क्राइटेरिया दे दिया गया है। आर्टिकल 95 अगर हम लोग देखें तो उसके 4 सब आर्टिकल हैं। पहले सब आर्टिकल के अंदर बता 20% से नेशनल असेंबली की बात करें, वो लोग जो है रेजोल्यूशन पेश नहीं कर सकते। 20% लोगों का होना जरूरी है तो पहले रेजोल्यूशन जो है वो पेश करें। अब उसके बाद फिर क्या होगा? क्राइटेरिया बता दिया कि ना तो रेजोल्यूशन पेश होने के बाद 3 दिन से पहले उसकी बाबत वोटिंग नहीं हो सकती, 3 दिन के बाद होगी, और 7 दिन के बाद भी नहीं हो सकती। मतलब 3 से लेकर 7 दिनों के दरमियान में ये टाइम है कि जब ये इजलास बैठेगा, ये सेशन बैठेगा, और उसके बाद जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आएगी। अब बात ये कि खान साहब किस तरह का पंगा लेने की जरूरत क्या है, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 95 जो है वो मौजूद है, वो कह रहा है कि मेजोरिटी आप लोगों की रेजोल्यूशन आ जाए तो फिर खान साहब जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उसको अपनी सीट को वेकेंट करना पड़ेगा। अब बात ये है कि अगर खान साहब जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाते हैं, अब कुछ लास्ट टाइम मैंने बात भी की थी, मैंने कहा था कि 2 लोगों के इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेटिंग के जरिए से हो सकते हैं, बाकी सारे के सारे लोगों के सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए हो सकते हैं। माजरत मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर साहब की जानिब से ब्रेक का कहा जा रहा है। जिस तरह आपके दिल्ली में ऑर्डर होता है, तो इस तरह ब्रेक के लिए हमें भी ऑर्डर मानना पड़ता है। यहीं से जो आपकी गुफ्तगू चल रही है, यहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपसे बल्कि क्वेश्चन पूछना चाहिए कि लास्ट प्रोग्राम में आपने भी ये बताया था कि जरूरी नहीं कि शो ऑफ हैंड भी आइन हमें इजाजत देता है, तो इसके ऊपर भी बल्कि आप अप्रिशिएट भी करते हैं इसके ऊपर कि जिस तरह आपने कहा था बिल्कुल इलेक्शन वैसे ही में। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके आप सबकी गुफ्तगू को यहीं से दोबारा लेके चलेंगे। प्लीज टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप सबकी गुफ्तगू अगर आइन के थ्रू हम चलें तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड ही हो, और हुकूमत इसके बिल्कुल मुखालिफ आपके बयान की जाती थी, उनका नहीं जी नहीं हमने शो ऑफ हैंड पे जाना। लेकिन आपकी बात अदलिया ने भी इसी को सपोर्ट किया, आपकी बात को। तो आप क्या समझते हैं कि आइन में शो ऑफ हैंड ना उसको इम्प्लीमेंट करवाना, क्या ये पैसे का और खरीदो फरोख्त का बाजार मजीद गर्म करने का तरीका नहीं? पहली बात ये मकसद ये रवायत हमेशा से रही है और हम लोग हॉस्पिटल के बारे में सुनते आ रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है, इस बार भी हुआ है। अब बात ये है कि हम लोगों ने इस मुल्क की सालगिरह को देखा, मुल्क को बचाने की बात करनी हम लोगों ने, उसकी बाबत अगर हम लोग देखें तो मेरा ये ख्याल है शो ऑफ हैंड के जरिए से हो। जिस तरह से ये चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड के जरिए से होते हैं, उस तरह से ये। अब ये है कि अब क्योंकि खान साहब ने ये कह दिया है कि मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना है, उसकी बाबत प्रोसीजर पहले से मौजूद है। अगर फर्ज करें यहाँ पर मेजोरिटी की बात करें, मेजोरिटी की तरफ से रेजोल्यूशन पेश कर दी जाती है, तो फिर तो खान साहब को सीधे जो है वो घर जाना पड़ेगा। अब देखिए 91 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 91 के सब आर्टिकल 7 के तहत प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तक वो स्टेबल रह सकते हैं, तब तक वो काम कर सकते हैं, तब तक वो ऑफिस को होल्ड के रख सकते हैं
जब तक कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो राजी हैं, प्रेसिडेंट साहब की कंसेंट मौजूद है, अगर वो समझते हैं कि जनाब अली ये काम खान साहब सही तरह से नहीं कर रहे, या प्राइम मिनिस्टर की बात करें जो कि वक्त का प्राइम मिनिस्टर सही तरह से काम नहीं कर सकता, तो वो खुद भी जो है उनसे कह सकते हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, लिहाजा इसकी बात को जो है इजलास बुलाया जाए और उसके ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस जो है आप लोगों से लिया जाए। खान साहब ने ये एक अच्छा स्टेप है, वो चाहते हैं कुछ काम करना। मैंने पहले जैसे बात की कि ये वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि बहुत मजलूम है। वजह ये है कि खान साहब काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको कानून, अगर हम लोग देखें तो कानून ने उनकी इजाजत दे दी, मेजोरिटी अगर देखें तो वैसे देखने में नजर आ रही है, लेकिन ये कि उसके बावजूद उनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो कुछ काम कर नहीं रहे। अब हम लोगों ने ये देखना है और कानून को ये चाहिए कि वो इस तरह से कोई ऐसा रास्ता बनाए या इस तरह से कोई चीज है कि खान साहब ये काम करना अगर कोई चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर काम करना चाहते हैं तो वो काम कर सके। मैं ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करें तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो इस मुल्क में नहीं चल सकती। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए तो खान साहब शायद ही चल सके, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है, खान साहब कुछ नहीं कर सकते। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खान साहब चाहते हैं अपने मतलब ये कि ताकत का इजहार करना, तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बाकी तो ज्यादा बेहतर अंदाज से शामी साहब भी बताएंगे कब इसका क्या। नहीं, आप सब आपने बड़ी प्यारी बात की और आपने खान साहब को बहुत मजलूम करके पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ देख रहा है कि महंगाई पे कंट्रोल ये नहीं कर पा रहे, लाकानूनियत इनके दौर में बहुत से मसाइल इस तरह आपने उनको मजलूम कर दिया, बहुत प्यार से आपने उनको मजलूम तो मैं उनके अपने रकीब पे नहीं चली, फिर से बड़ी बेबसी सर लेकिन क्या होगी? बेबसी है, मजलूमियत की सवाल है, नहीं, है कि उनको चलने नहीं दिया आप गया। सब में सिर्फ एक छोटी सी मासूमाना सा सवाल ये है कि अगर जब किसी अगर सैलरीज बढ़ानी हो तब ये बिल्कुल खान साहब इकट्ठे होते हैं और इनके तमाम लोग मान भी लेते हैं। उसके बाद अगर कोई करारदाद पेश करनी हो, सदारती ऑर्डिनेंस लाना हो तो रातों रात वो भी आ जाता है, जो ये चाहे वो चीज़ होती है। लेकिन अवाम की बेहतरी के लिए कहा जाता है कि इनके हाथ बांध दिए गए हैं। और बल्कि शमसा मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, ये दावे बहुत करते हैं, जिस तरह पीटीआई थी उनका ये कहना था कि हम वादे पूरे करेंगे भी करेंगे। तो सर जब जो भी हुकूमत आती है, जो भी पार्टी आती है दरअसल इक़्तिदार, तो उनका ये कहना होता है कि ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने देगी। तो सर ये वोट लेने से पहले ही बातें क्यों नहीं इनके ज़हन में रहती कि ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने देगी? तो क्या अवाम वोट ब्यूरोक्रेसी को करे, पॉलिटिशियंस को छोड़ दे, क्योंकि उनके पास तो बहाना ही सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का होता है। शामिल साहब देखिए, अवाम जिस तरह से इंतखाबात होते हैं हमारे मुल्क में, इलेक्शन होते हैं, वो सबके सामने, सबको पता है। और जिस तरह से इंतखाबात के बाद गवर्नमेंट बनती है वो भी सबके सामने। क्योंकि ये पूरा एक समझ लें कि मैं खुद कैंडिडेट रहा हूँ, मैंने मतलब नीचे बलगती भी लड़ा, एमपी के भी लड़ा, लेकिन आज तक हमें रिजल्ट किसी इलेक्शन का नहीं मसूल। सर आपने भी बयानियां बदलियां खिलाई लोगों को वहाँ पर जो है सर वो मजबूरी करना पड़ता है, लेकिन इस पर एतबार नहीं है। अच्छा, हमारा तो नीचे एक वोट था, एमपी का 5-5 हज़ार का वोट बिका था जी, मतलब फी वोट, उस पर भी लेके एतबार नहीं था कि भाई कि आपने देना है कि नहीं देना है, उस पर यकीन नहीं था। लेकिन महंगाई देखे ना इस पर, क्योंकि ये तो हुकूमत आपको पता है तब्दीली, जब भाई खान साहब ने एक नारा लगा था अवाम के अंदर, तब्दीली तब्दीली तब्दीली, क्यों अवाम तंग थे जी के महंगाई है, ये है, इतना हो रहा है, मतलब पेट्रोल बढ़ रहा, हालांकि मतलब मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में बहुत कंट्रोल हो गया था जी। अब इसको देखें ना, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जितनी उन्होंने कमेटियाँ बनाई थी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इतने वो सारे एक बाजार बनाए थे हर जगह पे, उसके बाद कमेटियाँ जो बनी, प्राइस कंट्रोल कमेटी बनी, उसके बाद फिर उन्होंने टाइगर फोर्स एक और नई इसके ऊपर बना दी। सर उन कमेटियों को तो फायदा ही कोई नहीं हुआ, इतवार को ये तो वही बात है कि इतवार को कमेटी निकलनी थी तो हफ्ते को कमेटी वाले खुद ही निकल गए। सर ये देखना नहीं, क्योंकि अब वो मतलब किसी महंगाई का कंट्रोल कैसे करें, मतलब इसलिए उनकी डिसिप्लिन ही नहीं है, इनका कोई सिस्टम ही नहीं है, इनके पास में कोई समझ नहीं है, क्यों ब्यूरोक्रेसी से आपको बना के रखनी पड़ती है। अब मियाँ साहब हैं, ये जो भी ज़ाहिर साहब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अपने बना के रखी है, उनको पता है उनको कैसे टैकल करना है। अब इनको गवर्नमेंट मिली पहली दफ़ा, अब इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या। आप वो पहले भी ये कहते थे, कोई खान साहब बयान दे रहे थे हमें आपको 5 साल का टाइम होना चाहिए, आपको उससे पहले जब गवर्नमेंट मिले उसको आपको, जैसे अमेरिका में दूसरे ममालिक में होता है कि आपको उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग तो आप देखें, फिर अब इलेक्शन ही ना, पहले इलेक्शन की ट्रेनिंग लेनी, इलेक्शन कर हमने जीत की, हमने हुकूमत कैसे चलानी पहले उसका बकाया, क्यों अमेरिका में भी उन्होंने पूरे आपको देखा, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी है। उसके बाद उन्होंने ट्रम्प साहब पीछे हुए हैं और नए जो सदर है बाइडेन साहब, उन्होंने मतलब खाला उठाया। तो यहाँ पे ठीक है उनकी बात की, मतलब इनको पहली दफा है, इनको नहीं पता हमारे मसाइल कैसे हैं, क्या है, क्यों। अब सबका हुकूमत है, कोई भी हुकूमत है, उनका तो पता ही 30 साल तजर्बा एक हो गया। अब वो सिर्फ बैठ के घर बैठ के मैं बयान भी दूंगा, ड्राइंग रूम बैठ के ये हो गया वो हो गया, तो अवाम ने
कहना ठीक है। अच्छा, बिल्कुल अब ठीक ये है। ड्राइंग में बैठ के बयान दे कोई चल तो ड्राइंग सियासत ही नहीं है। जैसे 24-25 साल हुकूमत के भी टाइम मिला के 24 से 25 साल खान साहब पाकिस्तान में रहे, अपनी जद्दोजहद उन्होंने सियासी जारी रखी और उन्हें यही नहीं पता कि अवाम उन्होंने होमवर्क ही कोई नहीं किया हुआ और वो कहते हैं कि मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर 23-24 साल वाले बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है तो जो बाहर से पैराशूट के थ्रू लाके यहाँ पर मिनिस्टर बना दिए गए हैं वो तो बेड़ा ही गर्क कर रहे हैं। सर वो देखे ना वो पाकिस्तान को एक वो समझ रहे क्रिकेट की टीम ही समझ रहे हैं, क्योंकि वो ये एक इदारा मतलब एक इदारा समझ रहे हैं कि इदारा नहीं पूरा मुल्क एक हर चीज़ का सारा चलाना पड़ता है। अब खान साहब को समझ इसलिए नहीं आ रही कि उन्हें मतलब ये नहीं पता कि उन्हें मामला कैसे सही हों। अब वजीरा साहब भी पंजाब भी उन्होंने भी कहा था कि हमें अभी समझ नहीं आ रही हम क्या करें, हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी को आप लाल फीता जो चीज़ को कहते हैं आप उसको बना के रखें। आप उनके जो मतलब आपकी देखें ना आप बिगाड़ी तो नहीं होता है। अब पहले आई साहब लगाते हैं उसको हटा देंगे 2 महीने बाद, DCO लगाएंगे उनको हटा देंगे, DPO लगाएंगे उसको हटा देंगे। आप तो खुद मतलब खराब कर रहे हैं अफसरों को। ब्यूरोक्रेसी आप ना कर उनको रखें, उनको टाइम दें। अगर आप किसी अफसर को किसी सीट पर बिठाते हैं उसको आप मौका करने को आईजी को यही है ना कि डमी रखा होना वो सामने मैं ही हूँ। अब फिर अगर मैं करनी है तो फिर वो पूरा करके दिखाएं। अब वो बड़ी बारी बात आप समझ लीजिए रात को कुछ कहते हैं दिन में कुछ कहते हैं, यू टर्न लेते हैं, उनको याद ही नहीं होता कि मैंने रात को बात क्या की है। अब वो कठपुतली खेल रहे हैं, क्यों देखें ना उनके पास सांसद का टीम कौन सी टीम है, कोई टीम ही नहीं है। ये सारे वो बंदे वो टीम है जो पहले मियां नवाज साहब के साथ थे, फिर उसके बाद काबली में थे, उसके बाद फिर ये मुशर्रफ साहब के साथ सारे थे और अब वो इमरान खान साहब के साथ है। तो उसमें नए तब्दीली ऐसी आती है, कंट्रोल ऐसी होगा कि आप अगर आपका काम सामने इलेक्शन लड़ना आप नई टीम अपनी बनाते हैं, आप नए पुराने चेहरों को आपको वसीम अकरम दिया तो है सर वो भी पुराने दिया ना, चलो वो हिसाब से लगे, लेकिन बाकी ओवरऑल देखें ना अब बेहतर है। उस्मान गुजार साहब माशाल्लाह उनकी काटली इसको बेहतर जा रही है और माशाल्लाह वो भी मसूम से अल्लाह में गए समझने के मसूम से गुजरा, लेकिन वो माशाल्लाह अपना वर्क पूरा कर रहे हैं। उस्मान गुजार साहब के पीछे क्या ताकत है कि इनको नहीं फारिग किया जा रहा, इनको ट्रांसफर नहीं की जा रही। यहाँ थोड़ा में ये भी कह रहे थे कि वसीम अकरम है ये, तो बाकी जितने इनके गुजरे हैं जितनी ब्यूरोक्रेसी है इनको शेब अख्तर तो वो जरूर बनाते हैं, लेकिन ये जितने शेब अख्तर है पिच के पास आने की बजाय स्टेडियम से बाहर भाग जाते हैं। खान साहब उनको खुद निकाल लेते हैं। सर एक तो देखना सरदार साहब की आदत बहुत अच्छी है, हर वक्त उनके चेहरे मुस्कुराहट रहती है, फिर मिलते हैं हर एक से हंस खेल के मिलते हैं, चाहे मुखालिफ भी हों उनके पास हो या दूसरा उनके अपने भी हों। दूसरा ये इनकी वजह है कि वो किसी का दिल नहीं तोड़। लेकिन सर जो इतने दुख चल रहे हैं, महंगाई चल रही है, लोग मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, इसके ऊपर भी सिर्फ उनकी स्माइल तो काफी नहीं है बल्कि उनके जख्म पर नमक छिड़कने की बिल्कुल देखें ना, अब इस वक्त महंगाई इस कदर हो गई है कि हर चीज़ का रेट डबल हो गया, पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा, चीनी, और इसके अलावा जुल्म ये देखें ना कि मेडिसिन जो है जान जो उनके ऊपर भी टैक्स लग गया, वो भी इंतहाई महंगी होगी। पहले आपको हॉस्पिटल में से आपको फ्री दवाइयाँ मिल जाती थी, अब वो दवाइयाँ भी आप आम बंदा जाता है उसके लिए उन्होंने खत्म कर दिया। अब इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? महंगाई को चलो कंट्रोल करें कैसे करें, खुद इनको सोचना चाहिए कि हम कैसे अवाम को रिलीव करें, उनको मसाइल हल करें। अब सिर्फ बयान करने से तो कुछ नहीं होगा जब तक अमली इकदाम नहीं करेंगे। आप प्रॉपर एक कमेटियाँ बनाएंगे, चेक एंड बैलेंस रखें, अवाम हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो देखें जो कहते हैं मतलब कि उन्होंने नोटिस लिया एक दिन का चीज फलां चीज का एक रेट ये रेट है, दूसरे नोटिस लिया वो रेट डबल हो गई। अब ये तो उनको खिला रहे या तो ये ब्यूरोक्रेसी से बना के रखें, ब्यूरोक्रेसी बना के रखेंगे तो इंशाल्लाह इनके मसले सारे हल हो जाएंगे। महंगाई और चेक एंड बैलेंस रखें, अपने स्पेशल फोर्स बनाए, तो फोर्स बनाने का फायदा नहीं, इसको बॉन्ड भी करें कि अमल भी करें, काम भी करवाए। बिल्कुल शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हुकूमत को चाहिए और हुकूमत वक्त तो मेरा भी एक मैसेज है जो शामी साहब कह रहे हैं और जो आप सब कह रहे हैं, कम से कम ये पाकिस्तान के ऊपर वतन इंसान और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, इमरान खान साहब ऊपर जाएं और जो वादे किए गए उनको पूरा किया जा सके, तो प्लीज़ इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें। DCO साहब को उनको इख्तियार दें, उनके मौके पर जाएं, DPO साहब हर जगह जाकर खुद चेक करें, जाकर छापे मारें। लेकिन सर क्या इख्तियार देने, यहाँ पे तो हर कोई DC लगा रहा है। मैं सब आपकी तरफ आता हूँ सर, ये कहा जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन जो है इसके अंदर जो अपोजिशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग फजलुर रहमान साहब, इन्होंने बहुत पैसे पर आप क्या कहेंगे? सर पहली बात तो ये है कि जो अपने साथ हैं वो सारे के सारे पाक हैं, जो दूसरी तरफ हैं वो सारे के सारे गुनहगार हैं। सिर्फ यही क्राइटेरिया, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। पहली बात ये है कि ये लोग जो हैं जब दूसरी हुकूमतों के साथ थे तो इन्होंने सारे के सारे काम किए। आज ये खान साहब की पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं
तो खान साहब ने भी उनको प्रोटेक्ट कर लिया और कानून ने भी उनको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। मेरी समझ से तो ये बाहर बात है। मैं ये कहता हूँ कि खान साहब एक तरफ से ये कहते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, तो ये कौन सी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है कि आपने किसी भी बंदे के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, जो अपोजिट पार्टी में आ जाए, जो अपोनेंट है उनके खिलाफ हो जाए। ऐसे ना बिली वो मतलब ये है कि शूज़ पहन के चल गए हैं कि अब हम लोग इनको जनाबली बदनाम करना है और जिल्लत और रिस्पेक्ट। खान साहब ने पहले दिन से लेके आज तक उनकी तकरीर का मतलब एक ही रहा है कि मैंने किसी को एनआरओ नहीं देना और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। सवाल ये है कि 3 सालों में आपने इनसे कोई एक टके का भी काम करवा लिया तो मुझे बता दें। मैं ये कहता हूँ कि इनको फिर छोड़ दिया जाए, बेहतर ये है कि ताकि ये मुल्क भी आज़ाद हो जाए और मुल्क कुछ ना कुछ तरक्की करे। जो मियां अब्दुल शहबाज को पकड़ा था उनके पास से भी कुछ नहीं निकला, उन्हें भी छोड़ दिया गया, क्या उन्हें एनआरओ दे दिया? सर ये एनआरओ देने या ना देने की बात मैं कोई नहीं करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि खान साहब जो भी करना चाहते हैं कानून के मुताबिक कानून की पकड़ को बहुत मजबूत करें, लेकिन जिन ममालिक के कानून जो है वो सख्त हैं वहाँ पर जो है वो सारे के सारे काम भी बेहतर अंदाज से चल रहे हैं। यहाँ पर कानून कमज़ोर है, यहाँ पर जो भी बनता है, बल्कि देखें हम लोग सारा का सारा दिन देखते रहते हैं, लोग एक दूसरे से बात लड़ाई झगड़ा इसी बिना के ऊपर करते हैं कि मैं आपको अदालत में देख दूंगा। उसकी वजह यह है कि वो अपना बदला ले लेते हैं, उसके बाद अदालत में क्या करना है, कुछ भी नहीं है। मजलूम लोग पकड़े हुए हैं, जालिम लोग आज़ाद बनाते फिर रहे हैं और इसी तरह से कानून की लाकानूनियत है। मैं समझता हूँ कि इसका बेहतरीन हल। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अगर बात की जाए कि जब चौधरी इफ्तिखार साहब थे, अदलिया के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई थी, वकला बरादरी को भी कैद करने की कोशिश की जा रही थी, तो तब जितनी सियासी जमातें हैं वो आप लोगों के लिए, वकला बरादरी के लिए बाहर आई, उनकी आज़ादी के लिए बाहर आई। तो सर आप भी किस तरह की तहरीक चलाएंगे कि आवाम की आज़ादी के लिए, महंगाई से आज़ादी के लिए और लाकानूनियत से आज़ादी के लिए वकला बरादरी, इसके लिए भी कोई स्टेप उठाए सर? देखिए बट सर बात ये है कि हमारे निकलने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है। हम जिस अंदाज से निकलते हैं आपको पता ही है। बात ये है कि थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन चीज़ें इसको किया जा सकता है। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि हर स्टेप पर हुकूमत कोई भी डिसीजन ले रही है, उस पर मौजूद अदलिया है वो उसके ऊपर अपने रिमार्क्स दे रही है, तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं अदलिया के भी इसके ऊपर, तो क्या आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, या आपकी जो बरादरी है, आप वकला बरादरी है, वो हुकूमत को जो उनके स्टेप हैं जो वो ठीक नहीं ले रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने अदलिया और अपने लोगों के क्लाइंट्स के काम किए। देखिए बट सर बात पता है क्या है, जो भी काम कानून के खिलाफ होगा ना उसके ऊपर फिर लोग अदालतों में जाएंगे। अदालतें फिर जो समझती हैं कानून के मुताबिक फैसला बनता है वो सुना देती हैं। पहली बात करें जैसे ऑर्डिनेंस आ गया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की बात करें तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन 3 तरह की है, एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एक एपलेट जुरिस्डिक्शन और एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में गया था, तो उन्होंने एडवाइस कर दी कि आप लोग नहीं कर सकते, इसके मुताबिक फैसला आ गया। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शामी साहब, बिल्कुल दामने वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं रह रही, खत्म होता जा रहा है टाइम। सर अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने गुर्बत के ऊपर कम्प्लीटली काबू पा लिया और जो उनके हालात थे आप बेहतर समझते हैं। क्या वो एक कौम बाइज़्ज़त एक कौम उन्होंने काम किया, या हम क्यों नहीं एक बाइज़्ज़त कौम काम कर पा रहे? क्या इसमें डिफरेंस क्या है? क्या हम सिर्फ हजूम बन के रह गए, कौम नहीं बन के रह गए? सर प्लीज देखें ना, चाइना एक ऐसी कौम है जिन्होंने उन्होंने मतलब एक देखे ना कि वो उनके पास खाने की कुछ नहीं था। उनके जो लीडर थे उन्होंने अब अपनी जानवर खाएं, कुत्ते खाएं, बिल्लियाँ खाएं, हर चीज़ खाएं, अपने आप को सर्वाइव करें। उसके बाद उन्होंने अपने आप को ऐसा सर्वाइव किया कि चाइना में आज पूरी दुनिया में चाइना हो रही है। और ये कोरोना का जब इशू आया, जब चाइना से स्टार्ट हुआ है और अभी भी पूरी दुनिया में कोरोना का इशू चल रहा है, लेकिन चाइना जो स्टैंड करके कोरोना से लड़ के वो फिर अपनी जगह पे स्टैंड करके खड़ा हो गया। अब पाकिस्तान हमारा मसला है, यही फिर वो बात आ जाएगी। हमारी असल मसाइल ये है कि हम इस वक्त अपने अल्लाह पाक के अहकामात से, अपने मज़हब से, अपने दीन इस्लाम से हम बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत पीछे हो चुके हैं। हम कहने को तो हम मुसलमान हैं लेकिन हम अपने इस्लामी अहकामात पे अमल नहीं करते। अगर हम उदाहरण क्यों चोरी हमारे बना है, झूठ बोलना हमें मना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमें इस्लाम में सख्त मना है, तो उसके बाद रिश्वतखोरी जो है वो हमें इस्लाम में मना है, लेकिन हमने हर वो काम करना है जिसके हमें मना किया गया है। अगर हम अपने अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक अपने कुरान शरीफ जो कि अल्लाह पाक की हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकम्मल आखिरी किताब है अल्लाह पाक, उसके ऊपर खोल के देखें, उसके ऊपर अहकामात पे अमल करें तो हमारे सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और देखें ना कि पूरी दुनिया में वो अमेरिकन जो हैं, गोरे जो हैं, वो लोग कुरान शरीफ पढ़ के वो चांद पर पहुंच गए। उन्होंने पूरा इसके ऊपर रिसर्च की कुरान पाक पे
और हम जो है हमने सिर्फ उसको उठा के अपनी मुकद्दस किताब जो हमने उसको सिर्फ एक हमने चोर उठा के चुनते हैं अलमारी में खत्म के बंद लिए रख करके दिया, रख किसी को बख्शने के लिए रख दिया है, लेकिन जो अल्लाह पाक हमें हुक्म दे रहा है कि इस पर अमल करो, हम उससे बहुत बिल्कुल। तो मतलब सारी देखें ना, हमारा मसाइल ही है, अगर हम अल्लाह पाक के हुक्म से और अपने अपने नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसकी तालीमात पे अमल करें तो हम इंशाल्लाह हम तरक्की भी करेंगे और पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम जो है लेकिन सर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा मौलवीइज्म पाकिस्तान के अंदर है। सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि इस्लाम के लिए मार मिटने वाले, अभी रैलियों की अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में कोई एक जगह नहीं बचेगी जहाँ पर लोग बाहर नहीं आएंगे। लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ बाहर आते हैं, अपना क्राउड शो करते हैं, अपनी मेजोरिटी शो करते हैं हम सब लोग, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो रमजान के अंदर हर चीज़ महंगी हम कर रहे हैं, मिक्सिंग हम कर रहे हैं, रिश्वतखोरी हम कर रहे हैं, उम्र हज करने जाते हैं वापस आके गरीबों के साथ ज्यादती हम कर रहे हैं, यतीमों के पैसे हम खा रहे हैं। तो सर ये क्या हमने एक अपना अपना नजरिया बना लिया है इस्लाम का? शमशा देखिए ना मौलवी तो हमने तो वही बात की, हमने खुद इसको अपने इस्लाम को हमने खुद अपने आप से दूर कर लिया। एक टाइम था हमारा, और मैं हमेशा अक्सर यही बात करता हूँ, जौलत साहब के दौर से उठा कर देख लिया, जब फौजी थे हमारे पुलिस वाले थे, जो गुजारे महकमे थे, जितने भी थे, वहाँ बाकायदा नमाज पढ़ने पे दाढ़ी रखने पे एक अनाउंस होता था। फिर उसके बाद हमारी मस्जिद एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अल्लाह का घर है, जहाँ पे मतलब रात गए मुसाफिर आए, उन्होंने इनके पास रहने की जगह नहीं, उन्होंने मस्जिद में स्टे कर दिया, रात गुजार लिया। क्यों? मतलब जिसके पास होटल मोटल का कॉन्सेप्ट मतलब आम बंदे के लिए नहीं है, तो हमने अब मस्जिद पर ताले लगा दिए। और उसके अलावा हमने देखिए ना, अब अपने लिए हम मौलवी तो हमने खुद खराब किया। अब जिया मुशर्रफ साहब का दौर आया था, हमने जी आपने कहा जी ये जो दाढ़ी रखेगा वो जी दहशतगर्द है। अब आपने कॉन्सेप्ट ही ये साजिश है, मतलब इस्लाम का आपने मौलवी का कॉन्सेप्ट ही कर दिया, दाढ़ी रखी वो दहशतगर्द है। सर बिल्कुल, अगर हम डॉक्टर की बात करें तो बगैर फीस के वो काम नहीं करता, वकला बरादरी की बात करें बगैर फीस के वो काम नहीं करता, लेकिन जब हमारे जेल में मौलवी आते तो हम कहते हैं फीस अभी ले ला। मौलवी साहब हमने रखे हैं, वो याद वाली बात जी, हमारे घर में महफिल हो गई जी, हम बुला लिए जी, कुरान खानी करवाने गई, हमने बुलवा लिए, मस्जिद से बच्चे बुलवा लिए, मौलवी साहब आए दुआ करके चले गए। लेकिन हमने मतलब उनको समझे, अब हमने क्यों हम या तो हमने उनसे मतलब एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि अब आम बंदा वो जो मतलब दाढ़ी रखना वो करना, वो जो आप देख रहे हैं दाढ़ी रखना जैसे रखी उसको ऐसे देखते हैं नजर से कि पता नहीं, और किस नाके में पुलिस वाले भी खड़े होना, सबसे पहले कह रहे बेटा साइड में हाँ जी, वो वैसे प्यार से अल्लाह ऊपर भी कहते हैं, क्या अल्लाह ऊपर क्या है। सर आपने खुद अपना कर दिया, अपने आप को सही कर। शमशा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपसे मैं बिल्कुल लास्ट में आ रहा हूँ, एक लाइन में भी आप मैसेज देना चाहेंगे वक्त को और लोगों को, आवाम को भी मैसेज देना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि कानून की बालादस्ती खान साहब ने कहा ना कि मैं देख करना चाहता हूँ, अवाम को भी चाहिए अपने हालात को ठीक करने के लिए कोशिश करें। बिल्कुल, आवाम को भी चाहिए कि अपने हालात के लिए खुद भी बाहर आए, एहतजाज भी करें। आप सब आपका बहुत शुक्रिया, शामिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने यहाँ पर कोशिश की कि हम यहाँ पर बात करें, जितने मसाइल हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन की जाए, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन की जाए। सियासत की तो बहुत बात होगी, लेकिन लास्ट में बिल्कुल पूरी जो उम्मत मुस्लिम है, पूरी कायनात जो है उसको आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी जो पाक बेटी, आज उनका भी ज़हूर है। अल्लाह पाक एक तो साथ पूरी कायनात को बहुत मुबारक हो, और मैं दुआ करता हूँ, मैं दुआ करूँ कि आज के मुबारक दिन के सदके जितने मसाइल हैं मुसलमानों के, जहाँ जहाँ पर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, कत्लो गारत उनके साथ चल रही है, आज के दिन के सदके वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएं। आज तक के लिए अपने उस फैजान भट्ट को इजाज़त दीजिए, कल आपके टॉपिक और आपकी बात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।